नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर प्राचीन इतिहास का जो पेपर है जिसका नाम है अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, उसे संबंधित एक मॉडल पेपर का हम लोग अध्ययन करेंगे। ये हमारा तीसरा मॉडल पेपर होगा। इसके पहले हम लोगों ने 2 और मॉडल पेपर का अध्ययन कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। जिस प्रकार से परीक्षा में आपको पेपर मिलेगा जो 3 खंड में विभाजित होगा, उसी प्रकार से आपका ये मॉडल पेपर भी 3 खंड में विभाजित होगा। पहला खंड अ है, दूसरा खंड ब है और तीसरा खंड स है। एक एक करके हम लोग तीनों खंडों का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। हम लोग जानेंगे कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है और उसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना होगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला खंड अ है। इसमें आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 50 शब्द में यहाँ पर देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न है आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था पर आपको 50 शब्द में टिप्पणी लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि प्राचीन भारतीय समाज में मानव जीवन को 100 वर्ष की आयु मानकर 4 चरणों में बांटा गया था। 4 चरणों में जो बांटा गया था इसी को आश्रम व्यवस्था के नाम से जानते हैं। इसके 4 भाग थे। एक एक करके हम लोग यहाँ पर चारों का नाम लिखेंगे। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम। यह जन्म से लेकर के 25 वर्ष की आयु तक चलता था। शिक्षा और अनुशासन ग्रहण करना इसका उद्देश्य होता था। दूसरा है गृहस्थ आश्रम। इसमें लोग 25 वर्ष की आयु में प्रवेश करते थे और 50 वर्ष की आयु तक यह चलता था। विवाह, परिवार और धन कमाना इसका उद्देश्य होता था। तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम जो है 50 वर्ष की आयु में लोग इसमें प्रवेश करते थे। 75 वर्ष की आयु तक यह चलता था। मोह माया त्याग कर आध्यात्मिक चिंतन करना इसका उद्देश्य होता था। चौथा है संन्यास आश्रम। 75 वर्ष की आयु में लोग इसमें प्रवेश करते थे। 100 वर्ष की आयु तक यह चलता था। मोक्ष प्राप्ति हेतु संसार का पूर्ण रूप से त्याग इसमें किया जाता था। यह व्यवस्था व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करने के लिए तैयार करती थी। यानी इसी व्यवस्था के माध्यम से व्यक्ति पुरुषार्थ की प्राप्ति करता था। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है नील घाटी सभ्यता। नील नदी घाटी सभ्यता के बारे में आपको 50 शब्द में टिप्पणी यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि नील नदी घाटी सभ्यता विश्व की महानतम प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। यह उत्तर पूर्वी अफ्रीका में नील नदी के किनारे विकसित हुई। यानी जो सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई थी उसी को नील घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसे नील नदी का वरदान कहा जाता है। यानी इस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है क्योंकि यहाँ की कृषि और समृद्धि नील नदी पर ही निर्भर थी। मिस्रवासी वास्तुकला, चिकित्सा और विज्ञान में निपुण थे। उन्होंने भव्य पिरामिडों का निर्माण किया और शवों को सुरक्षित रखने के लिए मम्मी बनाने की तकनीक विकसित की। उनकी हायरोग्लिफिक्स लेखन कला और प्रशासनिक व्यवस्था आज भी इतिहासकारों को प्रभावित करती है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो प्रश्न है वो है वेद। वेद पर आपको 50 शब्द में टिप्पणी लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे वेद हिंदू धर्म के आधार स्तंभ हैं और प्राचीनतम ग्रंथ हैं। इनकी कुल संख्या 4 है। एक एक करके हम लोग चारों के बारे में यहाँ पर जानेंगे। पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है जिसमें देवताओं की स्तुति के मंत्र दिए हुए हैं। दूसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है यज्ञों की विधियों और कर्म कांडों का वर्णन इसमें मिलता है। तीसरा है सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। इसमें गायन योग्य मंत्र दिए गए हैं। यानी ऐसे मंत्र हैं जिसको गाया जा सकता है। चौथा है अथर्ववेद। इसमें जो है औषधि, तंत्र मंत्र और दैनिक जीवन के विज्ञान का संकलन इसमें किया गया है। ये आपके चारों वेद हैं। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अगला है चौथा प्रश्न विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। प्राचीन काल में जो विदेशी यात्री आए थे उनके वृत्तांतों के बारे में आपसे पूछा गया है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में विदेशी यात्रियों के वृत्तांत अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। एक एक करके हम लोग उसका वर्णन यहाँ पर करेंगे। पहले यात्री का नाम है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ने इंडिका लिखा हुआ था जो मौर्यकालीन समाज, प्रशासन और विस्तार से वर्णन किया हुआ है। यानी इंडिका में जो है मौर्यकालीन समाज का वर्णन मिलता है, मौर्यकालीन प्रशासन का वर्णन मिलता है। दूसरा है फाहियान। फाहियान के द्वारा फो कुओ की नामक पुस्तक लिखा गया था। गुप्त काल की सामाजिक और धार्मिक स्थिति पर इसमें प्रकाश डाला गया है। अगले यात्री का नाम है ह्वेनसांग जिसने सीयूकी नामक पुस्तक लिखी थी। हर्षवर्धन के शासनकाल और नालंदा विश्वविद्यालय की शिक्षा का सजीव विवरण इसमें मिलता है।
अगला नाम है अलबरूनी का। अलबरूनी ने तहकीक हिंद नामक पुस्तक लिखा था। भारतीय विज्ञान, धर्म और खगोल शास्त्र का गहरा विश्लेषण इसमें प्रस्तुत किया गया है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना है। आगे बढ़ते हैं। जो 5वां प्रश्न है, इसमें रामायण दिया हुआ है। रामायण पर आपको जो है 50 शब्द में टिप्पणी यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि रामायण हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और प्राचीन महाकाव्य है, जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। यानी रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि के द्वारा किया गया था और यह हिंदू धर्म का अत्यंत प्राचीन महाकाव्य माना जाता है। यह ग्रंथ भगवान श्री राम के आदर्श जीवन, उनके पुरुषार्थ और धर्म की अधर्म पर विजय की गाथा कहता है। इसमें 7 कांड हैं, यानी रामायण जो है 7 कांड में विभाजित है और इसमें लगभग 24,000 श्लोक जो हैं, 24,000 श्लोक में इसकी रचना की गई है। रामायण हमें नैतिकता, त्याग और पारिवारिक मूल्यों की शिक्षा देता है। इसमें राम रावण युद्ध के माध्यम से सत्य की स्थापना का संदेश दिया गया है, जो आज भी भारतीय संस्कृति का अटूट हिस्सा है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। खंड ब है और खंड ब में आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 200 शब्द में देना होगा। दोस्तों, एक जरूरी सूचना है, अगर आपका पेपर हो जाए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8307386616 पर अपना पेपर भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वैदिक संस्कृति के धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालिए। यानी वैदिक काल के लोगों का धार्मिक जीवन किस प्रकार था, उसी के विशेषताओं का वर्णन आपको यहाँ पर करना होगा। तो उत्तर में आप लिखेंगे, वैदिक संस्कृति का धार्मिक जीवन अत्यंत समृद्ध था। इसमें आध्यात्मिकता, कर्मकांड और प्रकृति पूजा का अद्भुत संगम मिलता है। यानी वैदिक काल के लोग आध्यात्मिक थे, कर्मकांड भी करते थे और प्रकृति की भी पूजा करते थे। वैदिक धर्म, जिसे सनातन धर्म का आधार माना जाता है, मुख्य रूप से वेदों पर आधारित था। यानी वेदों में जो लिखा गया है उसी प्रकार से वो अपना आध्यात्मिक कर्म करते थे। इस काल में मनुष्य का जीवन देवताओं को प्रसन्न करने और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने के इर्द गिर्द केंद्रित था। इसकी विशेषताएं निम्न है। यानी वैदिक काल में लोगों का धार्मिक जीवन किस प्रकार से था, उसकी विशेषताओं का अध्ययन हम लोग एक एक करके यहाँ पर करेंगे। पहली विशेषता है प्रकृति पूजा और बहुदेववाद। यानी वैदिक काल के लोग प्रकृति की पूजा करते थे और एक साथ कई सारे देवताओं की पूजा उनके द्वारा की जाती थी। वैदिक काल के लोग प्रकृति की शक्तियों को देवता मानकर पूजते थे। उन्होंने देवताओं को 3 श्रेणियों में बांटा था। 3 भागों में देवताओं को उनके द्वारा बांटा गया था। पहला है आकाश के देवता, इसमें वरुण हैं, सूर्य हैं। दूसरा है अंतरिक्ष के देवता, जिसमें इंद्र आते हैं, वायु आते हैं। और पृथ्वी के देवता तीसरा है, जिसमें अग्नि आते हैं, सोम आते हैं। इसके अलावा इंद्र युद्ध और वर्षा के प्रधान देवता भी माने जाते थे। अगली विशेषता देख लेते हैं। अगली विशेषता है यज्ञ और अनुष्ठान। वैदिक काल में बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान किए जाते थे। वैदिक धर्म का केंद्र जो है यज्ञ था। अग्नि को देवताओं का मुख माना जाता था, जिससे दी गई आहुति, जिसमें घी की आहुति दिया जाता था, दूध का, अनाज का, देवताओं तक पहुंचती थी। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ जटिल और खर्चीले हो गए, जिसमें राजसूय यज्ञ और अश्वमेध जैसे भव्य आयोजन भी शामिल थे। वैदिक काल के धार्मिक जीवन की जो अगली विशेषता है वो है मंत्रोच्चार और स्तुति। यानी अपनी धार्मिक क्रिया करने के लिए मंत्रोच्चार किया जाता था और देवताओं की स्तुति किया जाता था। भक्ति का मुख्य मार्ग मंत्रों का सस्वर पाठ करना था। यानी मंत्रों का पाठ स्वर के साथ किया जाता था। ऋग्वेद में मंत्र देवताओं की स्तुति के लिए गाए जाते थे, ताकि स्वास्थ्य, पशु और विजय की प्राप्ति हो सके। गायत्री मंत्र जैसे पवित्र मंत्रों की रचना इसी काल की देन है। यानी वैदिक काल में ही गायत्री मंत्र की रचना की गई थी। ऋग्वेद में यह मंत्र मिलता है। अगली विशेषता देख लेते हैं। अगली विशेषता है देवताओं के स्वरूप में परिवर्तन। यानी वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में आकर के देवताओं के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। उत्तर वैदिक काल में ऋग वैदिक देवताओं जैसे इंद्र हो गए, वरुण हो गए, इनका महत्व कम हो गया और प्रजापति ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, इनकी जो है महत्व जो है बढ़ गया। यानी इन त्रिमूर्ति का महत्व, ब्रह्मा विष्णु महेश का महत्व यहाँ पर आकर के बढ़ गया। भक्त की धारणा अधिक व्यक्तिगत होने लगी। यानी भक्ति जो है सामूहिक विषय नहीं रहा, यहाँ पर धीरे धीरे भक्ति जो है व्यक्तिगत होने लगा। अगली विशेषता है पुनर्जन्म और मोक्ष की अवधारणा। वैदिक काल के अंत तक जब उपनिषद काल आया तो दार्शनिक चिंतन धीरे धीरे गहरा हुआ। आत्मा की अमरता, कर्म का सिद्धांत और जीवन मरण के चक्र से मुक्ति यानी मोक्ष जैसे सिद्धांतों ने जन्म लिया, जिससे कर्म कांड की तुलना में ज्ञान मार्ग को महत्व मिला। आगे बढ़ते हैं, अगली विशेषता देख लेते हैं।
वैदिक कालीन धार्मिक जीवन की जो अगली विशेषता है वो है धार्मिक नैतिकता, जिसको रीत कहा जाता था। वैदिक काल में रीत यानी सत्य और नैतिक व्यवस्था की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण थी। माना जाता था कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड है वह एक नैतिक नियम से बंधा हुआ है और मनुष्य का धर्म उस नियम का पालन करना है। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे कि वैदिक धार्मिक जीवन सरल प्रकृति पूजा से शुरू होकर जटिल दार्शनिक चिंतन तक विकसित हुआ। इसने भारतीय संस्कृति को कर्म, धर्म और मोक्ष जैसे स्थायी मूल्य दिए जो आज भी हिंदू धर्म का आधार बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि नील घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालिए। यानी जो मिस्र की सभ्यता है, जिसको नील नदी घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, उसके सामाजिक जीवन पर आपको प्रकाश डालना है। आपको बताना है कि उसके सामाजिक जीवन की कौन कौन सी विशेषताएं थी। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि प्राचीन मिस्र की सभ्यता का सामाजिक जीवन विश्व के इतिहास में अपनी स्थिरता और अनुशासित ढांचे के लिए प्रसिद्ध है। नील नदी के उपजाऊ किनारों पर पनपी यह संस्कृति एक पिरामिड नुमा सामाजिक व्यवस्था पर आधारित थी, जहां प्रत्येक वर्ग के अधिकार और उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से विभाजित थे। इसके सामाजिक जीवन की विशेषताएं निम्न हैं। एक एक करके हम लोग उन विशेषताओं का अध्ययन यहाँ पर करेंगे। पहली विशेषता है सामाजिक स्तरीकरण। यानी जो मिस्र की सभ्यता थी उसके समाज में सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है। मिस्र का समाज कठोर रूप से वर्गों में बटा हुआ था। शीर्ष पर जो है फेरो होता था, जिसको फिरौन या राजा भी कहा जाता था। इसको ईश्वर तुल्य माना जाता था। उसके बाद शाही परिवार हो गया, दरबारी हो गए, पुरोहितों का स्थान होता था, यानी इनका राजा के बाद स्थान आता था। मध्य में जो है शिक्षित वर्ग होता था, लेखक होते थे, व्यापारी होते थे, और सबसे नीचे आकर के किसान होते थे और श्रमिक होते थे, यानी इनको निम्न स्थान प्राप्त था। यानी स्पष्ट रूप से समाज जो है कई वर्गों में बटा हुआ था। अगली विशेषता है परिवार और विवाह व्यवस्था। मिस्रवासी पारिवारिक जीवन को बहुत महत्व देते थे। समाज में एकल परिवार की प्रधानता थी। यद्यपि पिता परिवार का मुखिया होता था, लेकिन पारिवारिक निर्णयों में माता की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। बच्चों को छोटी उम्र से ही उनके पारिवारिक व्यवसायों की शिक्षा दी जाती थी। आगे बढ़ते हैं। अगली जो विशेषता है वह है महिलाओं की उच्च सामाजिक स्थिति। यानी यहाँ पर महिलाओं की सामाजिक स्थिति जो थी अत्यंत उच्च थी। प्राचीन सभ्यताओं में मिस्र की महिलाएं सबसे अधिक स्वतंत्र थीं। उन्हें संपत्ति रखने का अधिकार था, विरासत प्राप्त करने का अधिकार था और व्यापारिक अनुबंध करने का कानूनी अधिकार प्राप्त था। वे धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती थी और कुछ महिलाओं ने शासिका के रूप में भी कार्य किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नील नदी घाटी सभ्यता की सामाजिक जीवन की जो अगली विशेषता है वो है खान पान और उत्सव प्रियता। मिस्रवासियों का जो मुख्य भोजन था वो गेहूं और जौ की रोटी था, मछली था, फल और सब्जियां थीं। वे उत्सवों के शौकीन थे। धार्मिक त्योहारों पर सार्वजनिक भोज, संगीत और नृत्य का आयोजन होता था। अमीर लोग अपने घरों में भव्य दावतों का प्रबंध भी करते थे। आगे बढ़ते हैं। अगली जो विशेषता है वो है वेशभूषा एवं सौंदर्य प्रसाधन। गर्म जलवायु के कारण लोग प्रायः श्वेत जो है सूती वस्त्र पहनते थे, यानी सफेद कपड़ा पहनते थे, वो भी सूती का। सौंदर्य के प्रति यहाँ के लोग अत्यंत सजग थे। स्त्री और पुरुष दोनों ही आंखों में सुरमा जिसको कोहल कहा जाता था लगाते थे। इत्र और कीमती आभूषणों का प्रयोग करते थे। स्वच्छता उनके जीवन का अनिवार्य हिस्सा थी। इतना इसमें लिखना है। अगली विशेषता है मनोरंजन और खेल। उनके सामाजिक जीवन की यह भी एक विशेषता है। फुर्सत के समय मिस्रवासी शिकार, मछली पकड़ने और नौकायन का आनंद लेते थे। शारीरिक खेलों में कुश्ती और मुक्केबाजी प्रचलित थी। मानसिक मनोरंजन के लिए सेनत जैसे बोर्ड गेम बहुत लोकप्रिय था, जिसे वे धार्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण मानते थे। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना है कि संक्षेप में कहा जाए तो नील घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन जटिलताओं के बावजूद अत्यंत संतुलित था। यहाँ के समाज में वर्ग भेद तो था, लेकिन कानून और धर्म के अनुशासन में इसे हजारों वर्षों तक संगठित रखा। महिलाओं को प्राप्त सम्मान और कलात्मक जीवन शैली ही इस सभ्यता को महान बनाती है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चीन की सभ्यता के प्रमुख तत्वों की विवेचना कीजिए। यानी चीन की जो प्राचीन सभ्यता है उसके कौन कौन से प्रमुख तत्व हैं, उन्हीं तत्वों के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है।
तो उत्तर में आप लिखेंगे कि चीनी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम और निरंतर चलने वाली सभ्यताओं में से एक है। ह्वांगहो, जिसे पीली नदी कहते हैं, उसके किनारे विकसित इस सभ्यता ने विज्ञान, दर्शन और प्रशासन में विश्व को नई दिशा दी। इसके प्रमुख तत्वों की विवेचना निम्नलिखित बिंदुओं में की जा सकती है। अब हम लोग चीनी सभ्यता के जो प्रमुख तत्व हैं उसका एक एक करके वर्णन हम लोग यहाँ पर करेंगे। पहला तत्व है राजनीतिक व्यवस्था और मैंडेट ऑफ हेवन। चीनी सभ्यता में सम्राट को ईश्वर का पुत्र माना जाता था और यहाँ पर मैंडेट ऑफ हेवन की अवधारणा प्रचलित थी, जिसके अनुसार राजा तब तक शासन कर सकता था जब तक वह न्यायप्रिय हो। अगर राजा न्यायप्रिय नहीं है तो वह शासन नहीं कर सकता था। यहाँ एक सुव्यवस्थित नौकरशाही व्यवस्था भी विद्यमान थी। अगला जो तत्व है वो है दार्शनिक आधार। चीन की सभ्यता का जो दार्शनिक आधार है वो कन्फ्यूशियस और लाओ त्से के विचारों पर आधारित है। कन्फ्यूशियस ने परिवार, बड़ों के सम्मान और सामाजिक अनुशासन पर बल दिया, जबकि लाओ त्से ने प्रकृति के साथ सामंजस्य को सिखलाया। यानी चीन के सभ्यता का जो दार्शनिक आधार है वो कन्फ्यूशियस की विचारधारा है और लाओ त्से की विचारधारा है। अगला जो तत्व है वो है महान दीवार और वास्तुकला। चीन की जो महान दीवार है और जो उनकी वास्तुकला है, यह भी जो है चीनी सभ्यता का एक तत्व माना जाता है। चीनी वास्तुकला का सबसे अद्भुत नमूना चीन की महान दीवार है। यह न केवल उनकी रक्षात्मक रणनीति को दर्शाती है, बल्कि तत्कालीन इंजीनियरिंग और संगठित श्रम शक्ति का भी प्रमाण है। इसके अलावा उनके यहाँ जो भव्य महल हैं, ये भी उनके वास्तुकला के जो है नमूने हैं। पैगोडा, जिसको मंदिर भी कहा जाता है, ये भी उनके वास्तुकला के नमूने हैं। ये भी उनके जो है सभ्यता का प्रमुख तत्व है। अगला जो तत्व है वो है वैज्ञानिक आविष्कार और तकनीकी। चीन को 4 महान आविष्कारों का श्रेय दिया जाता है। पहला है कागज, दूसरा है बारूद, तीसरा है कुतुबनुमा और चौथा है प्रिंटिंग तकनीक। इसके अलावा रेशम के उत्पादन की कला में चीन सदियों तक विश्व में अग्रणी रहा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो तत्व है वो है लेखन कला और लिपि। चीन की सभ्यता में यह भी एक तत्व है, लेखन कला और लिपि। चीनियों ने एक अनूठी चित्रलिपि विकसित की। वे बांस की फट्टियों और बाद में कागज पर ब्रश व स्याही से लिखते थे। उनकी कैलीग्राफी को आज भी एक उच्च कला माना जाता है। अगला तत्व देख लेते हैं। अगला तत्व है रेशम मार्ग और आर्थिक जीवन। प्राचीन चीन का व्यापार रेशम मार्ग के माध्यम से मध्य एशिया और यूरोप तक फैला था। कृषि उनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थी, जिसमें सिंचाई के लिए नहरों का उन्नत जाल बिछाया गया था। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे कि चीन की सभ्यता अपने आविष्कारों, सुदृढ़ प्रशासनिक प्रणाली और गहरे दार्शनिक चिंतन के कारण विशिष्ट रही। इस सभ्यता ने न केवल पूर्वी एशिया बल्कि संपूर्ण विश्व के सांस्कृतिक और तकनीकी विकास को गहराई से प्रभावित किया। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर जो है पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला खंड देख लेते हैं। खंड स है। इसमें आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 500 शब्द में यहाँ पर देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। इसमें आपसे पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के कारण जो विभिन्न इतिहासकारों द्वारा उल्लिखित हैं क्या हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के प्रमुख कारण क्या हैं, उसी के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, इसका अंत इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण, विवादास्पद और रहस्यमय विषयों में से एक है। लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास इस महान सभ्यता का पतन शुरू हुआ। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने इसके विनाश के लिए अलग अलग कारणों को उत्तरदायी माना है, क्योंकि किसी एक कारण को इतनी विशाल सभ्यता का अंत होना संभव प्रतीत नहीं होता है। यानी इतनी विशाल सभ्यता किसी एक कारण से नष्ट नहीं हुआ होगा। इतिहासकारों द्वारा बताए गए प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। एक एक करके हम लोग उन कारणों का वर्णन यहाँ पर करेंगे। पहला कारण है बाह्य आक्रमण, यानी बाहरी आक्रमण के कारण जो है यह सभ्यता नष्ट हुआ होगा। आर्यों का आगमन हुआ होगा, आर्यों के द्वारा इन पर आक्रमण किया गया होगा और यह सभ्यता धीरे धीरे नष्ट हो गया होगा। प्रारंभिक इतिहासकारों जैसे मार्टिमर व्हीलर, गार्डन चाइल्ड का मानना था कि मध्य एशिया से आए आर्यों के आक्रमण ने इस सभ्यता को नष्ट कर दिया। यानी मध्य एशिया से आर्य आए और आर्यों के द्वारा आक्रमण किया गया, उनके आक्रमण के कारण ही यह सभ्यता नष्ट हो गई। उन्होंने ऋग्वेद में वर्णित
पुरंदर, जिसको किलो को तोड़ने वाला कहा जाता है, शब्द और मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुछ कंकालों को इसका आधार बनाया। हालांकि आधुनिक शोध और डीएनए विश्लेषण इस सिद्धांत को पूरी तरह पुष्टि नहीं करते हैं। यानी पहला जो कारण है वो बाह्य आक्रमण है, जिसको मार्टिमर व्हीलर और गार्डन चाइल्ड के द्वारा माना गया है, लेकिन इसकी पुष्टि बाद में नहीं की गई है। दूसरा कारण है भीषण बाढ़ और जल प्लावन। R.M. राइक्स और S.R. राव जैसे विद्वानों का तर्क है कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों में आने वाली भीषण बाढ़ ने इस सभ्यता का अंत कर दिया। यानी इनका मानना है कि बाढ़ के कारण जो है यह सभ्यता नष्ट हुई। मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिट्टी की कई परतें मिली हैं जो इस बात का संकेत करती हैं कि शहर कई बार डूबा और दोबारा बसा हुआ है। अंततः लगातार आने वाली बाढ़ ने बस्तियों को रहने के योग्य नहीं छोड़ा होगा और धीरे धीरे इस सभ्यता का पतन हो गया होगा और सभ्यता नष्ट हो गई होगी। अगला जो कारण है वो है जलवायु परिवर्तन और सूखा। अनेक आधुनिक इतिहासकारों का मानना है कि जलवायु में आई बड़े बदलावों के कारण वर्षा कम हो गई होगी, जिससे कृषि का संकट पैदा हो गया होगा। इसमें अमलिंद घोष का नाम आता है, ओरेल स्टीन का नाम आता है। इनके अनुसार धीरे धीरे घग्गर और हाकरा नदी, जिसको प्राचीन सरस्वती के नाम से जाना जाता है, ये नदियां सूख गईं, जिससे बस्तियां उजड़ गईं, धीरे धीरे उजाड़ हो गया। लोग जो है गंगा घाटी की तरफ धीरे धीरे पलायन कर गए और यह सभ्यता धीरे धीरे नष्ट हो गया। अगला जो कारण है वो है विवर्तनिक विक्षोभ, जिसको भूगर्भीय परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। कुछ भूवैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप या विवर्तनिक हलचलों के कारण नदियों ने मार्ग बदल लिया या नदियों के मार्ग बदल गए होंगे, जमीन का स्तर ऊपर उठ गया होगा और नदी का मार्ग परिवर्तित हो गया होगा। इसके कारण भी इस सभ्यता का पतन हुआ। इससे सिंधु नदी का पानी रुक गया और एक विशाल झील बन गई, जिसने हड़प्पा के मुख्य शहरों को जलमग्न कर दिया होगा और इस सभ्यता का पतन हो गया होगा। अगला जो कारण है वो है पारिस्थितिकी असंतुलन। फेयर सर्विस ने तर्क दिया कि बढ़ती जनसंख्या और पशुओं की संख्या ने प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया। ईंटें पकाने के लिए बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई की गई, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ गया, भूमि की उर्वरता समाप्त हो गई और सभ्यता अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करने में असमर्थ हो गई और धीरे धीरे नष्ट हो गई। आगे बढ़ते हैं। अगला जो कारण है वो है प्रशासनिक शिथिलता और महामारी। सभ्यता के अंतिम चरणों में नगर नियोजन में गिरावट देखी गई। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि प्रशासन कमजोर हो गया था, जिससे सफाई व्यवस्था चरमरा गई। KUR कैनेडी जैसे विद्वानों ने कुछ अस्थि पंजरों के अध्ययन के आधार पर यह संकेत दिया कि मलेरिया या हैजा जैसे किसी बड़ी महामारी ने जनसंख्या को बड़े पैमाने पर खत्म कर दिया होगा और इस सभ्यता का पतन हो गया होगा। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश किसी एक आकस्मिक घटना का परिणाम नहीं था, बल्कि यह एक क्रमिक प्रक्रिया थी। अलग अलग क्षेत्रों में विनाश के कारण अलग अलग रहे होंगे। बाढ़, नदियों का मार्ग बदलना और जलवायु परिवर्तन जैसे प्राकृतिक कारकों ने इस महान नगरीय सभ्यता की आर्थिक और सामाजिक नींव को कमजोर किया, जिसके कारण अंततः यह सभ्यता ग्रामीण संस्कृति में विलीन हो गई। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।